तो चलिए, आज भारत के मणिपुर राज्य में चल रहे एक बहुत ही पेचीदा और पुराने जातीय संघर्ष की परतों को खोलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है ना, जो जमीन, इतिहास और पहचान की गहरी दरारों से जुड़ी हुई है। हम अपनी इस पड़ताल में सबसे पहले मणिपुर की जमीनी बनावट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ब्रिटिश राज का क्या असर पड़ा, भारत में इसका विलय कैसे हुआ, फिर उग्रवाद क्यों और कैसे पनपा, और आखिर में आज के जो अनसुलझे हालात हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले इस पूरे संघर्ष को समझने के लिए मणिपुर का भूगोल समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि असल में विभाजन की नींव यहीं से पड़ती है। जरा सोचिए, मणिपुर का नक्शा कुछ कुछ एक कटोरे जैसा है। बीच में जो 10% समतल हिस्सा है वो है इम्फाल घाटी, और इसके चारों तरफ बाकी का 90% इलाका पहाड़ों का है। राज्य की राजधानी इम्फाल भी इसी घाटी में है। ये जो भौगोलिक बनावट है ना, यही इस संघर्ष का एक तरह से सेंटर पॉइंट है। और पता इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है कि आबादी इस जमीन पर कैसे बंटी हुई है। जो मैतेई समुदाय हैं वो आबादी का लगभग 53% हैं, और वो मुख्य रूप से उस 10% वाली घाटी में रहते हैं, जबकि नागा और कुकी-जो जनजातियां जो मिलकर करीब 40% हैं, वो उस 90% वाले पहाड़ी इलाके में बसे हैं। चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने उन पहचानों और विभाजनों को शक्ल दी जो हम आज भी देख रहे हैं। तो बात है 19वीं सदी की शुरुआत की। बर्मा ने मणिपुर पर हमला किया, जिसे 7 साल की तबाही भी कहते हैं। तब मणिपुर के राजा ने अंग्रेजों से मदद मांगी। खैर, अंग्रेजों ने बर्मा को तो हरा दिया, लेकिन इसके बाद मणिपुर पर उनका कंट्रोल हो गया और 1891 तक ये एक ब्रिटिश रियासत बन गया। तो ये रियासत आखिर थी क्या? इसका सीधा सा मतलब था कि कागज पर तो राजा मणिपुर का ही था, लेकिन असली लगाम अंग्रेजों के हाथ में थी। उन्होंने मणिपुर पर पूरी तरह से कब्जा नहीं किया, पर विदेश नीति से लेकर बड़े बड़े फैसलों तक सब कुछ उनकी मर्जी से ही होता था। ये एक तरह से स्वायत्तता का भ्रम था। अंग्रेजों ने यहाँ अपनी मशहूर बांटो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने घाटी का एडमिनिस्ट्रेशन सीधे अपने हाथ में ले लिया, जबकि पहाड़ी इलाकों को काफी हद तक अपने हाल पर छोड़ दिया। और इसी दौरान कई अलग अलग जनजातियों को पहली बार कुकी और नागा जैसे बड़े ग्रुप्स में बांटा गया, जिससे एक औपचारिक दरार पैदा हो गई। साथ ही ईसाई मिशनरियों को पहाड़ियों में जाने दिया गया, जिससे वहां का सामाजिक ताना बाना भी काफी बदला। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, आते हैं मणिपुर के भारत में विलय के उस दौर पर, जो काफी महत्वपूर्ण और विवादास्पद भी रहा। साल था 1949। कहा जाता है कि मणिपुर के राजा को शिलोंग में नजरबंद कर दिया गया था और उन पर भारत के साथ विलय समझौते पर दस्तखत करने के लिए दबाव बनाया गया। बहुत से मैती समूह आज भी इस विलय को जबरदस्ती किया गया और अवैध मानते हैं। और सच कहें तो शुरुआती अलगाववादी आंदोलनों की जड़ें यहीं से शुरू होती हैं। विलय के बाद 1960 में एक कानून आया जिसने इस विभाजन को और भी गहरा कर दिया। इस कानून के मुताबिक पहाड़ी जनजातियां यानी नागा और कुकी पूरे राज्य में कहीं भी जमीन खरीद सकती थीं, घाटी में भी। लेकिन घाटी में रहने वाले मैतेई समुदाय को पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई। इसने मैतेई समुदाय के मन में एक गहरी असुरक्षा पैदा कर दी कि उन्हें अपनी ही जमीन पर फैलने से रोका जा रहा है। और हाल में जो हिंसा भड़की, उसकी तात्कालिक वजह यही मुद्दा है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा। मैतेई समुदाय का दावा है कि विलय से पहले उन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ था और उसे फिर से बहाल किया जाना चाहिए, ताकि वे पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद सकें और सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी पा सकें। दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदायों का मानना है कि मैतेई हमेशा से एक प्रभावशाली और ऊंचा तबका रहे हैं और वे कभी भी एसटी नहीं थे। अब हम देखेंगे कि कैसे ये सारी ऐतिहासिक शिकायतें और ज़मीन और पहचान के लिए जो अलग अलग दावे थे, वो दशकों तक चलने वाले सशस्त्र संघर्ष में बदल गए। इन शिकायतों ने कई उग्रवादी समूहों को जन्म दिया, जिनकी मांगें एक दूसरे से सीधे टकराती हैं। मैतेई उग्रवादी भारत से अलग होना चाहते हैं। नागा समूह एक ग्रेटर नागालैंड की मांग करते हैं, जिसमें मणिपुर के नागा बहुल पहाड़ी इलाके भी शामिल हों। और कुकी उग्रवादी अपने लिए एक अलग कुकी लैंड राज्य की मांग करते हैं, जिसे मणिपुर के कुकी बहुल इलाकों को मिलाकर बनाया जाएगा। और ये संघर्ष सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि समुदायों के बीच भी रहा है। 1993 में जमीन को लेकर नागा और कुकी समूहों के बीच एक भयानक झड़प हुई, जिसमें 115 कुकी नागरिक मारे गए,
इस दिन को कुकी समुदाय आज भी ब्लैक डे के तौर पर याद करता है। तो चलिए अब कहानी को वर्तमान समय में लाते हैं और देखते हैं कि कैसे इतिहास के ये सारे धागे आज की चिंताओं और इस नाजुक शांति से जुड़े हुए हैं। मैतेई समुदाय की एक बहुत बड़ी चिंता जनसंख्या को लेकर है। वे पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही असामान्य आबादी बढ़ोतरी की तरफ इशारा करते हैं। देखिए, जहां भारत की राष्ट्रीय विकास दर करीब 24.66% है, वहीं मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में ये 40.18% बताई जाती है। उनका मानना है कि इसकी वजह म्यांमार से होने वाली अवैध घुसपैठ है। ये जो बात है, ये मैतेई समुदाय के एक गहरे डर को दिखाती है, अपनी ही पुश्तैनी जमीन पर अल्पसंख्यक बन जाने का डर। उनका कहना है कि आबादी में उनका प्रतिशत लगातार घट रहा है, जिससे उनकी पहचान और अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। अच्छा, शांति की कोशिशें भी हुई हैं। 2008 में केंद्र, राज्य सरकार और कुकी समूहों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन या SOO कहते हैं। इसके तहत कुकी उग्रवादियों ने हथियार डाल दिए और वे तय कैंपों में चले गए। लेकिन ये समझौता हर साल रिन्यू होता है, मतलब ये एक तरह की अस्थायी शांति है। लेकिन जो जड़ में मुद्दे हैं, उनका कोई स्थायी राजनीतिक हल अब तक नहीं निकल पाया है। जमीन, पहचान और इतिहास, ये सारे दावे इतने गहरे और आपस में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मणिपुर में स्थायी शांति का रास्ता आखिर कैसा दिखेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो इस संघर्ष की पूरी जटिलता को हमारे सामने रखता है और हमें आगे की चुनौतियों पर सोचने के लिए मजबूर करता है।